कर्पूरा एकेडमी में आप तमाम साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज अकाउंटेंसी का मॉडल सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 से लेकर 100 तक है बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कहीं भी आपको एरर समझ में आता हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो हम उसके आंसर पर पुनः संशोधन करके बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं मॉडल पेपर 1 का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर दें। ये ध्यान रखना है, वहाँ 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो आपको सिर्फ उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। आप ये नहीं जो आप उसको देखें 100 तो आप 100 तक लगा दें। अब ये भी नहीं है जो सीरियली 1 से लेकर 50 तक हमको लगाना है। आपको यहाँ पर दिया गया ये सुविधा ये है कि 1 से लेकर और 100 तक में अगर आपको बाद वाले ही 50 आते हैं या बीच वाले ही 50, यानी कोई 50, ये सीरियली लगाने का जरूरत नहीं। सिर्फ आपको याद रखना है जो आप ऑब्जेक्टिव इसमें लगाते हैं उतने ही नंबर का OMR शीट में जाकर के हम लोग चिन्हित करेंगे, वो उस विकल्प को फिल करेंगे। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये टेक्निकली है। और पहली बार जब भी कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है OMR शीट पर तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है। तो चलते हैं हम लोग बढ़कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा पहला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अलाभकारी संस्था नहीं है? कॉलेज है, अस्पताल है, सार्वजनिक कंपनी। ये हमारा लाभकारी संस्था है, अलाभकारी संस्था नहीं है। तो अलाभकारी संस्था, सार्वजनिक कंपनी जो है लाभकारी संस्था होता है। तो हमारा पहला जो आंसर होगा पहले का C होगा। अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता जो है वह वास्तविक खाता है। क्या है? वास्तविक खाता। अलाभकारी संगठन बनाते हैं। आय व्यय खाता, लाभ हानि खाता, निर्माण खाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सही विकल्प पर चले जाएं, आय व्यय खाता। विरासत को मानना चाहिए दायित्व। विरासत को मानना चाहिए दायित्व। विरासत को क्या मानना चाहिए? दायित्व। आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, संपत्ति या दायित्व। तो दायित्व की तरफ इसे दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी भाग में लेगेसीज को दिखाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बकाया चंदा है। बकाया चंदा है। बकाया चंदा हमारे लिए संपत्ति है। बकाया चंदा हमारे लिए संपत्ति है। बकाया चंदा हमारे लिए संपत्ति है। और एक तरह से ये भी देख सकते हैं, जो विरासत को मानना चाहिए तो लेगेसीज जो है पूंजीगत प्राप्ति के तौर पर भी रहता है। आयगत प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति तो पूंजीगत प्राप्ति होता है, लेकिन दिखाने की बात आती है तो दायित्व में जाता है। साझेदारी का फर्म से संबंध होता है। साझेदार का फर्म से संबंध होता है प्रबंधक का, अभिकर्ता का, सेवक का, एकाधिकारी का। तो उसमें जो होगा वहाँ अब इसका साझेदार का फर्म से जो संबंध होता है तो हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं अभिकर्ता का जो साझेदार का जो है वो अभिकर्ता का एजेंट का संबंध होता है। यहाँ अभिकर्ता का संबंध होता है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। व्यय गलत, आहरण पर आय, ये सही हो जाएगा B पॉइंट। साझेदार का चालू खाता हमेशा होगा। नाम से सही, जमा से सही, दोनों होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर C पर चले जाएं। अब यहाँ है साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। प्रारंभ के पूंजी पर। किस पूंजी पर? प्रारंभ के पूंजी पर यह गणना की जाती है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ख्याति है। ख्याति है अमूर्त संपत्ति। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होता है। पुनर्मूल्यांकन में होने वाले लाभ को साझेदार के बीच किस अनुपात में बांटना चाहिए? तो इसके पुराने अनुपात में। क्या बांटना चाहिए? पुराने अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को पुराने अनुपात में बांटना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं। त्याग का अनुपात ज्ञात करना पड़ता है। त्याग अनुपात साझेदार के प्रवेश के समय। त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात घटे नया अनुपात। पुराना अनुपात घटे नया अनुपात। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि तो प्रीमियम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है।
अब अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी को ह्रास कहा जाता है। दायित्व में कमी होने से लाभ होता है। दायित्व में कमी होने से लाभ होता है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन लाभ या हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदारगण, नए साझेदारगण, सभी साझेदारगण, इनमें से कोई नहीं। तो पुराने साझेदारगण यानी पुराने पार्टनरशिप में ये पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ या हानि होता है उसे पुराने साझेदार लेते हैं। एक साझेदारी फर्म के में नया पार्टनर सम्मिलित किया जाता है पुराने साझेदारों की सहमति से। सही, किसी एक साझेदार की सहमति से सहमति आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो हो जाएगा वह 1 नंबर विकल्प हो जाएगा, पुराने साझेदारों की सहमति से। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या कहलाता है? तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में नाम पक्ष पर जमा यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगा तो वह लाभ की स्थिति कहलाती है। वह लाभ की स्थिति कहलाती है। अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठा में पृथक रूप से दिखाया जाता है। तो अलिखित दायित्व को क्या कहा जाता है? तो अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठा में पृथक रूप में दिखाया जाता है। कहाँ? तो दायित्व पक्ष में हम लोग उसे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? तो दायित्व पक्ष में उसको हम लोग दिखा देते हैं। विकल्प ए 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ देखते हैं ABC के मध्य पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2-2-1 का था। B के अवकाश ग्रहण करने पर नया लाभ क्या बचेगा? तो B मतलब 2 निकल गया तो 2-1 का अनुपात बच जाएगा। क्या बच जाएगा? B विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है तो अवकाश ग्रहण के समय मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। उसके उत्तराधिकारी को पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? पुनर्प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण करने के समय, मृत्यु के समय, इनमें से सभी। इसका डी विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़कर आंसर लगाएं। सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई जीवन बीमा पॉलिसी है। सभी साझेदारों तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, संयुक्त पॉलिसी हम लोग उसको कहते हैं, संयुक्त पॉलिसी कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता है नाम मात्र खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? नाम मात्र खाता। संपत्ति और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाता है। संपत्ति और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दिखाया जाता है नए आर्थिक चिट्ठे में। कहाँ दिखाया जाता है? नए आर्थिक चिट्ठे में। एक साझेदार के प्रवेश पर पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है। पुराने साझेदारी पुनर्गठित होती है। पुराने साझेदारी और फर्म दोनों का विघटन हो जाता है। तो एक साझेदार के प्रवेश पर क्या हो जाता है? पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होती है। पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होती है। पुरानी साझेदारी एक साझेदार के प्रवेश पर हमने बताया था पुरानी साझेदारी पुनर्गठित। वसूली खाता है नाम मात्र खाता। वसूली खाता है नाम मात्र खाता। समापन व्ययों को वसूली खाता के किस पक्ष में दिखाया जाता है? डेबिट पक्ष में। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है साझेदारों को। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है? फर्म के विघटन के समय वसूली खाता के किस पक्ष में? तो पुस्तकीय मूल्य को डेबिट पक्ष में। तो डेबिट पक्ष में जी, डेबिट पक्ष में। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो डेबिट पक्ष में। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी निर्गत कर सकती है 13 के अनुसार कंपनी निर्गत कर सकती है सिर्फ संतान, सिर्फ पूर्वाधिकार अंश, संतान पूर्वाधिकार दोनों। तो सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? यहाँ पर दिया है जो किस धारा के अंतर्गत यह जारी करती है। तो हमको लगता है यहाँ 52 इसका हो जाएगा। 52 जो इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन 52 के तहत यह जारी करती है। अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता ये हो जाता है। अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता है। अब अगर हम लोग देखते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं, ये आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ए होगा, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। समता अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी।
कंपनी के स्वामी। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, एक कंपनी में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 200 होती है। अंशधारियों को कंपनी से मिलता है, अंशधारियों को कंपनी से लाभांश मिलता है। अंशधारियों को कंपनी से क्या मिलता है? लाभांश। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सममूल्य पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी दे देंगे, चूँकि बट्टे पर अब प्रावधान नहीं है तो विकल्प में है तो स्वैट अंश को हम लोग तो बट्टे पर निर्गत करते ही हैं, तो इसलिए हो सकता है ये दे दिए हैं तो तीनों, लेकिन होगा सममूल्य पर और प्रीमियम पर, या ए बी रहता दोनों तो दोनों। तालिका एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर प्रभावित होती है। तो बकाया याचना पर शायद टेबल एफ के अनुसार 10% अब हो गया। कितना परसेंट? 10%। 10% हो गया, ठीक ना। आहरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को, अब यहाँ हम लोग देखते हैं हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। तो डेबिट कहाँ क्या आता है पता है? अंशहरण खाते में। कहाँ क्या आता है? अंशहरण खाते में। कंपनी का उदाहरण है, कंपनी का उदाहरण है, कंपनी का उदाहरण है अंबेडकर ब्रदर्स, बाटा, भारत एंड सन्स, पटना विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं भारत एंड सन्स जो है वो कंपनी के उदाहरण हैं। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं कर सकती है। क्या दिया इसका आंसर? एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं कर सकती है। अब आगे है हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन करने के बाद अंशों के हरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचिति खाता में, पूंजी संचय खाता में। ऋण पत्र है, ऋण का प्रमाण पत्र, ऋण पत्र है, ऋण का प्रमाण पत्र, ये विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। ऋण पत्र पर ब्याज होता है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है निश्चित दर से, निश्चित दर से। ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार, कंपनी के लेनदार। साधारणतया ऋण पत्र होते हैं, साधारणतया ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित, साधारणतया ऋण पत्र जो होते हैं वह सुरक्षित ही होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा 50 तक हो गया है। अब हम 51 से स्टार्ट करते हैं। ऋण पत्र का प्रतिफल है ब्याज। ऋण पत्र के बदले क्या मिलता है? प्रतिफल मतलब के बदले। तो अगर आप किसी कंपनी को ऋण देते हैं तो उसके बदले आपको ब्याज मिलता है। ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता है, ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता है, व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत रखें इसे। अधिकार अंश निर्गत किए जाते हैं प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए, ऋण पत्रधारियों के लिए, विद्यमान अंशधारियों को, विद्यमान अंशधारियों को। इसके बाद है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है निदेशकों को, लेखकों को, अंशधारियों को, प्रबंधकों को। तो अंशधारियों के लिए यह जारी किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है। संचालकों की सभा वार्षिक साधारण सभा। अगर यह देखा जाए तो यह वार्षिक साधारण सभा में जो है यह जारी किया जाता है। वार्षिक साधारण सभा में कंपनी की स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के तहत तैयार किए जाते हैं? तो कंपनी का जो स्थिति विवरण होता है वह कंपनी के जो धारा है वो दिया हुआ है वह 129 के तहत जो है वह जारी की तैयार किया जाता है, 129 के तहत, है ना। तो 56 का हमारा बी हो जाएगा आंसर। अगर हम देखते हैं न लाभ न हानि बिंदु कहा जाता है तो वह संविच्छेद बिंदु कहा जाता है। संविच्छेद बिंदु को हम लोग न लाभ न हानि बिंदु कहा जाता है। संविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहाँ कुल लागत कुल आगम के बराबर होता है। कुल लागत कुल आगम, कुल लागत कुल बिक्री से अधिक ना गलत, कुल लागत कुल बिक्री से कम गलत, कुल लागत कुल बिक्री से अधिक गलत, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर जी। ये डी विकल्प में आप चले जाएं, इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रवृत्त विश्लेष प्रतिशत की गणना की जाती है। प्रवृत्त प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष को चुना जाता है? तो आधार वर्ष को हम लोग चुन लेते हैं, आधार वर्ष को। निम्नलिखित में से कौन आदर्श चालू अनुपात है? तो 2:1 जो है वो चालू अनुपात है। संचालन अनुपात है, लाभदायकता अनुपात का पार्ट है, ऑपरेटिंग रेशियो लाभदायकता अनुपात का पार्ट है। चालू अनुपात है, चालू अनुपात है तो यह जो है लाभदायकता अनुपात जी नहीं, शोधन क्षमता जी नहीं, क्रियाशीलता जी नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह तरलता अनुपात के अंतर्गत यह आता है, इसीलिए यह इसमें से नहीं होगा और डी विकल्प में हम लोग इसे लेकर चले जाएंगे।
स्कंध आवर्त अनुपात है, स्कंध आवर्त अनुपात है, तरलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात। जी ये डी विकल्प में आप चले जाएं, ये डी विकल्प होगा इसका आंसर। हम लोग इसको ध्यान से देखें, यदि चालू अनुपात 2:5 है, क्या है 2:5, दायित्व तो कितना है 25,000, तो चालू संपत्ति क्या होगा, तो क्लियर है ना। जो अगर आप देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, 2 सेकेंड आप देखिए यहाँ पर, तो करेंट रेशियो बराबर हो जाएगा करेंट एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/5 बराबर में क्या हो जाएगा करेंट एसेट्स बट्टा 25,000 है ना। तो आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10,000 इसका हो जाएगा। इसका आंसर आप देखिएगा तो इसका 10,000 आंसर हो जाएगा। तरल संपत्ति में शामिल होता है, तो तरल संपत्ति में रोकर देनदार विपणन योग्य प्रतिभूति। जी सी विकल्प में आप चले जाएं, इसका सी विकल्प आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ज़्यादा तरल संपत्ति है, जिसमें कौन सी ज़्यादा तरल संपत्ति है, तो अगर हम देखेंगे तो देनदार जो यहाँ पर हो जाता है यह सबसे ज़्यादा तरल संपत्ति, इसके विकल्प के अनुसार जो सबसे ज़्यादा तरल संपत्ति होता है वह देनदार होता है। निम्नलिखित में कौन संचालन व्यय नहीं है, संचालन व्यय नहीं है, विज्ञापन, कार की बिक्री पर हानि, वेतन और वितरण व्यय। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो मेरे विचार से इसका आंसर जो होगा कार की बिक्री पर हानि जो है यह नहीं आता है आंसर में, यह कार की बिक्री संचालन व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, तो तरल संपत्ति में जो आता है वो देनदार जो है वो तरल संपत्ति है। लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः दर्शाया जाता है तो प्रतिशत में दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और हम बताए होंगे बैच में जिसे प्रतिशत में दिखाना होता है। यदि चालू अनुपात 5:2, चालू संपत्ति 50,000, तो चालू दायित्व तो क्या होगा, तो अगर चालू संपत्ति 50,000 है और तब आपसे चालू दायित्व तो पूछ रहा है तो क्लियर कट है ना। जो करेंट रेशियो को अगर हम लोग देख लेते हैं, करेंट एसेट्स बट्टा क्या हो जाता है करेंट लायबिलिटी, अब हमारा 5/2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 50,000 बट्टा करेंट लायबिलिटी। अब इसको देख लीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 10 पंचे 50 और 10 दूना 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें 20 है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 71 के बाद 72 नंबर 72 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें शीघ्र अनुपात को ही और अधिक नामों से जाना जाता है। शीघ्र अनुपात को किस किन नामों से जाना जाता है, तो आप देखें तरल अनुपात के नाम से। जी सही है, यही आंसर होगा, ये विकल्प होगा। वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण अनुमानित तथ्य, प्रत्याशित तथ्य, अभिलिखित तथ्य या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें जो 73 का जो आंसर हो जाएगा वह अभिलिखित तथ्य हो जाएगा। वित्तीय विवरण होते हैं, अभिलिखित तथ्य होते हैं। वित्तीय विवरण क्या होते हैं, अभिलिखित तथ्य के अंतर्गत वो आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों पर थोड़ा सा हम लोग को टाइम लेकर के चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। प्राप्ति भुगतान खाते में लिखे जाते हैं सभी नगद प्राप्ति भुगतान, सभी उधार, सभी नगद और उधार। जी नहीं, गलत, पहला आंसर इसका सही है, तो पहला डाल दीजिए। सभी रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो किस पर आधारित होता है, तो आप जान लें लेखांकन के रोकड़ आधार पर। अगर आप जान लें तो यह लेखांकन के रोकड़ आधार पर ए विकल्प में चले जाएं। नगद बिक्री है, नगद बिक्री है, परिचालन क्रियाएं, विनियोजन क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं। जी नहीं, परिचालन क्रियाएं, ए में चले जाइए। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें परिचालन क्रिया में चले जाएं। ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है, ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन अगर है तो वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, यह वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचना, उपरोक्त सभी। डी में भाग जाए, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका विकल्प होगा, सही विकल्प डी हो जाएगा। लेनदारों में कमी होता है, लेनदारों में अगर कमी होगा तो क्या कहलाएगा, लेनदार अगर आपका कम होगा तो क्या कहलाएगा, रोकड़ का प्रयोग। रोकड़ का प्रयोग आपने कर्जे वाले को चुकाया तब ना कम हुआ। हाँ, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित होते हैं लेखांकन मानक 3 से, लेखांकन मानक 3 से। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, लेनदारों में कमी, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो वो आउटफ्लो में चला जाता है। पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। अगर पूर्वदत्त व्यय की राशि अगर हमारी बढ़ जाती है तो रोकड़ हमारा बढ़ जाता है।
रोकर प्रीपेड जो होगा वृद्धि का परिणाम होता है। प्रीपेड तो अगर संपत्ति बढ़ता है तो हमारा जो है यहाँ पर पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। अगर पूर्वदत्त व्यय की राशि में वृद्धि होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो लाभ हो जाएगा ना जी। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे रोकर वृद्धि। रोकर प्रभाव विश्लेषण, रोकर प्रभाव विश्लेषण किस नियोजन के लिए उपयोगी होता है? रोकर प्रभाव विश्लेषण किस नियोजन के लिए उपयोगी होता है? तो हम जान लें अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या अति अल्पकालीन। तो हम लोग यहाँ से जाने ये अल्पकालीन जरूर होगा आंसर इसका। निम्न में से कौन संचालन क्रियाओं में शामिल होता है? निम्न में से कौन संचालन क्रियाओं में शामिल होता है? आयकर का भुगतान, ग्राहकों से वसूली, आपूर्तिकर्ता को नगद भुगतान, इनमें से सभी। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर डी जो है बेहतर विकल्प में इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न में से कौन आय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आय नहीं है? तो चंदा है, दान है, टिकट की बिक्री है, समर्पित निधि जो आय नहीं होता है दायित्व में आता है। गैर व्यापारिक संगठनों के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क है तो पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वह पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग देखते हैं औसत लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक को क्या कहते हैं? तो अधिलाभ। औसत लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक को अधिलाभ कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं तो 88 पर अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन बता रहा है जो व्यवसाय के प्रसिद्धि के लिए मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि कहलाती है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा? लाभ होगा, मूल्य वृद्धि होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, इसमें जो हम लोग क्या मान देंगे, जो मूल्य में वृद्धि, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कहलाती है, मूल्य वृद्धि कहलाती है। यहाँ पर हो जाएगा मूल्य वृद्धि, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का? साझेदार के दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है? साझेदार के दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है? तो हम लोग देखते हैं अनिवार्य समापन, संयोग द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन, इनमें से कोई नहीं। तो किसी साझेदार के दिवालिया होने पर अगर वह समापन होता है तो वह संयोग द्वारा समापन कहलाता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, वसूली खाता आहरण के माध्यम से, बैंक खाता के माध्यम से, बैंक खाता के माध्यम से। अगर अंश पूंजी खाते की वास्तविक राशि, अंश पूंजी की वास्तविक राशि, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी, प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी, तो चुकता पूंजी पर चले जाए। 92 92 का बी आंसर हो जाएगा। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, अंशों के हरण के न तो क्या घट जाती है? तो चुकता पूंजी घट जाती है। चुकता पूंजी क्या होती है? घट जाती है। नाम मात्र की पूंजी मानी जाती है अधिकृत पूंजी को, रजिस्टर्ड पूंजी को। तो यहाँ हम लोग इसमें सी विकल्प में चले जाएं, सी विकल्प हमारा बेहतर आंसर हो जाएगा। अगर हम 95 पर देखते हैं तो आयकर का जो भुगतान माना जाता है, आयकर का जो भुगतान होता है वह क्या माना जाता है? तो आयकर का भुगतान जो है वह संचालन व्यय माना जाता है, संचालन व्यय माना जाता है। समान आकार की स्थिति विवरण में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? समान आकार के स्थिति विवरण कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? तो हमारे विचार से उसको 100 के बराबर माना जाता है। हमारे विचार से उसका होना चाहिए आंसर 100, यही सही विकल्प होगा। 100 को बेस में ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है। तरल संपत्ति में क्या नहीं शामिल होता है? तो अस्थायी विनियोग, अस्थायी विनियोग नहीं होता है। पूर्वदत्त व्यय गलत, बी आंसर हो जाएगा एकदम एग्जैक्ट। स्टॉक और प्रीपेड जो होता है ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, आप इसको बढ़िया से देखें। और चालू संपत्तियों में शामिल नहीं होता है, चालू संपत्ति में अगर शामिल नहीं होता है तो उसका नाम हो जाएगा ख्याति। क्या हो जाएगा? ख्याति। अगर हम 99 पर आते हैं और देखते हैं बिक्री 4 लाख और सकल लाभ लागत पर 25% हो तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा? तो अगर यह लागत पर 25% है तो उस स्थिति में हमने आपको बैच में बताया था लागत की स्थिति में 25/125 लिख करके आप मल्टीप्लाई में आप लिख दीजिए 4 लाख यानी 4 लाख। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 25 को तो 5 कितना हो जाएगा? तो 100 पर लेकर चले जाइए ना, इसका तो इजी वे में निकल जाएगा। 25/125 और गुने 100 कर दीजिए
तो 25 पंचे या 5 20, तो 20% आंसर अगर होगा तो इसका सही आंसर यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, 20A विकल्प हो जाएगा। यदि बिक्री 6 लाख है और लाभ 1.5 लाख है तो लाभ अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए, बड़ा इजी वे में इसको आप खींच सकते हैं, ईजिली इसको ले सकते हैं। 150/6 लाख यानी 150/6 लाख और गुने 100 कर दीजिए। अब इसको 15 चौके 60 और 4 25 100, यानी 25% अगर इसका आंसर हो तो मेरे विचार से यही इसका आंसर होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कर्पूरा एकेडमी हर वर्ष इसी तरह से आपका स्वागत करेगी। धन्यवाद।